फ्रेंड पैसिव चॉइस जो ऑप्शन है ये इसको मेनली ऑटो चॉइस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इसमें जो सब्सक्राइबर है उसकी माथाफोड़ी नहीं होती कि इसमें उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक्चुअल में ये है ही ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको एनपीएस को मैनेज करने का या इन्वेस्टमेंट या फंड को मैनेज करने की नॉलेज कम है। इसमें सारी जिम्मेदारी होती है वो हम पेंशन फंड मैनेजर्स को दे देते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि किस जो फंड है उसको किस असेट में किस फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें जो मेनली इन्वेस्टमेंट होता है वो लाइफ साइकिल फंड्स के अंदर होता है फ्रेंड्स। और जो लाइफ साइकिल फंड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, सेकंड मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड एंड थर्ड इज कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। फ्रेंड्स एग्रेसिव जैसे कि नाम में ही एग्रेशन है, तो एग्रेसिव मतलब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं जिसमें कि हाई रिस्क होता है। ठीक है फ्रेंड, तो एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड के अंदर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा इसमें कैप होता है 75% हम अप टू 35 ईयर्स की एज तक ही केवल 75% ही इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा। सेकेंड है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, इसमें हम अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज ओनली 50% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी का पैसा हमें कॉर्पोरेट डेब्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। सेकंड कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें 25% हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अप टू 35 ईयर्स, और जो बचा हुआ है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम सेक्शन 80C के बारे में थोड़ा बात करेंगे आगे जाने से पहले, क्योंकि जो एनपीएस अकाउंट है इसको मेनली इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेवर के रूप में भी यूज लिया जाता है, इसीलिए इन्वेस्ट इसमें मेनली इसमें इस वजह से भी इन्वेस्ट किया जाता है टैक्स सेविंग की वजह से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं उसमें पीएफ एंड बीपीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर ईएलएसएस सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एसएसए, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड 5 ईयर टैक्स सेवर एफडीआर। तो इनके अंदर जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें सेक्शन 80C के अंदर रिबेट मिलता है। सेकंड जो एनपीएस अंडर सब सेक्शन 80C(d)(1) के अंदर हमें 50,000 का एडिशनल रिबेट मिलता है 150 के अलावा, यानी जो 1.5 लाख है वो तो रिबेट जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर 80C की जो भी ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर जो हम बोलते हैं कि 150 का रिबेट मिलेगा एनपीएस में, तो वो ओवरऑल लिमिट के अंदर आता है फ्रेंड्स। सो 80C(d) के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें हमें 50,000 का अलग से बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हमने इन्वेस्टमेंट पे टैक्स की बेनिफिट की बात की है। दूसरा हम अगर एक्सपेंडिचर बात करें तो हमें जो होम लोन पर अपन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो टैक्स प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करते हैं उस पे जो हमें टैक्स की रिबेट है वो 1.5 लाख रुपए इस पे भी मिलता है हमें होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट पे, लेकिन वो ओवरऑल जो 80C की लिमिट है 1.5 लाख उसी के अंदर ही काउंटेड है फ्रेंड्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो होम लोन पे हम प्रिंसिपल पे करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं दोनों में हमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रिबेट मिलती है फ्रेंड्स। जो प्रिंसिपल पोर्शन है उस पर 1.5 लाख तक की जो कि 80C के अंदर आता है ओवरऑल लिमिट में, और सेकंड हमें सेक्शन 25A जो इंटरेस्ट की रिबेट है वो हमें एडिशनल मिलती है फ्रेंड्स। तो वो होम लोन के लिए तो उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, इस पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड। और नेक्स्ट में मिलता है एजुकेशन सेस जो होते हैं उन पर रिबेट मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर हम की बेनिफिट की बात करें एनपीएस में, तो हमें जो मेन की बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट है, जिसमें हम अंडर सेक्शन 80C एंड 80CCD(1)(b) के अंदर हमें टैक्स में छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है अभी हमने डिस्कस कर लिया था। 80C के अंदर हमें 1.5 लाख एंड 80CCD(1)(b) के अंदर 50,000 का एडिशनल टैक्स में रिबेट मिलती है फ्रेंड्स। जो एनपीएस है वो मार्केट से लिंक्ड है, तो इसमें अट्रैक्टिव और एक अच्छी रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं और हमें अच्छा रिटर्न मिलता भी है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हमें जो एनपीएस में रिटर्न है वो 8 से और 10% के बीच में मिला है। तो उसमें लॉस की संभावना नहीं होती एक्चुअल में, तो 8 से 10% हम आसानी से इसमें प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट जो हमने अभी देखा था वो सेक्शन 80CCD और 1B के अंदर जो 50,000 का है वो फ्रेंड्स इसमें है, तो ये इसका मेन बेनिफिट है। सेकंड वन, हाउ विल यू रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो फ्रेंड्स मान के चलिए हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और हमारी एज 60 ईयर हो गई, तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तो हम सब उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 चॉइस होती है।
पहली चॉइस, पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम 60 ईयर्स के हुए और हम फर्दर अगर चाहे तो 10 ईयर यानी 7 अप टू 70 ईयर उसमें और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमें अभी और आगे बढ़ना चाहिए, आगे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हम चाहते हैं कि नहीं 60 साल के हो गए, काफी इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हमें पैसा चाहिए, तो हमारे पास हम दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। हम एनपीएस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो कॉर्पस हमारा हुआ इन्वेस्ट, उसका 60% हम लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और ये 60% हमें टैक्स में एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि इस पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और जो रिमेनिंग 40% है वो हमें एन्युटी के रूप में मिलेगा। एन्युटी मतलब, एन्युटी वो होता है जो मंथली हमें कुछ अगर पेमेंट मिलता है तो उसको हम फ्रेंड्स एन्युटी बोलते हैं। तो मंथली हमें वो जो एन्युटी है वो पेंशन के फॉर्म में मिलती है फ्रेंड्स। लेकिन जो ये एन्युटी का अमाउंट होगा वो टैक्स में एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, इस पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आगे की स्लाइड्स में हमने देखा था कि मैंने बात की थी ट्रिपल ई कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट की, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड एंड एग्जेम्प्टेड। मैंने 3 बार एग्जेम्प्टेड बोला था। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अमाउंट हमारा कंट्रीब्यूशन में जा रहा है उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिलती है। सेकेंडली, जो अमाउंट हमने कंट्रीब्यूट किया उसमें जो हमको ग्रोथ मिली फंड में, वो भी हमें टीडीएस में एग्जेम्प्टेड है। और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 60 ईयर जो हम 60% जो लमसम में अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं या जो हमें लमसम में अमाउंट मिल रहा है 60%, वो भी टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल ई इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम पार्शियल विड्रॉल की अगर बात करें तो इसमें एनपीएस के अंदर पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। केवल 2 केसेस में हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एक तो क्रिटिकल इलनेस, अगर फैमिली में किसी मेंबर को क्रिटिकल इलनेस है उस केस में हम कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी, अगर चिल्ड्रन हायर एजुकेशन के लिए हमें चाहिए तो हम इसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि जो एनपीएस अकाउंट है वो हमारा कम से कम 10 साल तक रनिंग में होना चाहिए, यानी कि उस एनपीएस अकाउंट को ओपन किए हुए, एनपीएस में सब्सक्राइब किए हुए कम से कम 10 साल हो गए होने चाहिए फ्रेंड्स। 10 साल से पहले हम इसमें से पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 10 साल के बाद भी हम सिर्फ 25% खुद के कंट्रीब्यूशन का, सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% ही विड्रॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेल्फ कंट्रीब्यूशन का मतलब है फ्रेंड्स कि मान के चलिए कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो अपनी सैलरी का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं और 10% ही एम्प्लॉयर, यानी कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो एम्प्लॉयर भी उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा खुद का उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, उस कंट्रीब्यूशन का 25% ही हम विड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तीसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि ये विड्रॉल हम सिर्फ पूरे लाइफ स्पान में 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, यानी कि केवल 3 बार ही हम पैसा निकाल सकते हैं, वो भी 5 ईयर के गैप में फ्रेंड्स। एनपीएस अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम टीयर 1 कैटेगरी, टीयर 1 एनपीएस अकाउंट की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ था वो टीयर 1 के लिए हुआ था। नेक्स्ट है टीयर 2। टीयर 2 के अंदर फ्रेंड्स, इसको अगर टीयर 2 एनपीएस को कहें तो इसका मतलब होता है कि एज ए म्यूचुअल फंड, यानी कि मान के चलिए हम म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैप नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इसको एज ए म्यूचुअल फंड मान के चलते हैं। जो मार्केट में नहीं जाना चाहते या शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहते और सेफ साइडेड चलना चाहते हैं, तो उनको एनपीएस टीयर 2 के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। टीयर 2 के अंदर टीडीएस में कोई रिबेट नहीं है, 0 टीडीएस रिबेट है, इसके अंदर कोई रिबेट नहीं मिलेगी आपको, ये फुल टैक्स पेबल रहेगा। लेकिन इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहते तो एनपीएस टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन टीयर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास टीयर 1 अकाउंट होना जरूरी है फ्रेंड्स। टीयर 1 अकाउंट होना जरूरी है अगर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो। और इसमें जो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिनिमम 100 रुपए इसमें एट ए टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन आपको डिपॉजिट करने होते हैं। और इस अकाउंट को हम कैसे ओपन करवा सकते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू ओपन अकाउंट इन एनपीएस। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 चॉइस हैं। या तो आप किसी बैंक में जाके इसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, दूसरा पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं और तीसरा ऑनलाइन एनएसटीएल की साइट पे जाके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में